नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रवि सर्स एकेडमी पर। तो आज आप लोगों के बीच जो है बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हो रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का जो आज विषय रहेगा वो एक अच्छा टॉपिक है जो आपके चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या फिर इत्यादि उत्तराखंड की राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं हैं, इसमें हमारे पास ग्रुप सी की जो परीक्षाएं होती है उनमें यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं सर्वाधिक रहती है। तो हम लोग सीधे टॉपिक ऊपर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास टॉपिक जानने के लिए आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक है आज तराई भाबर। तराई भाबर तराई भाबर का इतिहास। हमने तराई भाबर का इतिहास जानना है कि इस तराई भाबर का जो इतिहास रहा है वो क्या तराई भाबर का इतिहास रहा। तो हेडिंग आपके पास है तराई भाबर का इतिहास। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम आज तराई भाबर के इतिहास की बात करते हैं तो इस इतिहास के दृष्टि से सबसे पहले हम उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि तराई भाबर की अगर मैं बात करूं तो आज के मैं वर्तमान के जिन जनपदों की बात करूं तो उसमें हमारे पास एक नैनीताल जनपद और दूसरे की अगर बात करूं मुख्य रूप से तो यूएस नगर जनपद हमारे पास वो हैं जिन्हें हम लोग तराई भाबर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो तराई भाबर अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें जो हमारे पास नैनीताल का जो क्षेत्र है, ये नैनीताल जो पहले से और आज में चाहे वर्तमान में देखिएगा या फिर आप लोग पहले देखिएगा प्राचीन काल में, ये पहले से ही एक पर्यटक के रूप में रहा है। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी प्रकृति सौंदर्य रहा है और उस प्रकृति सौंदर्य के कारण वो पहले से ही एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है। अर्थात मैं अगर नैनीताल की बात करूं तो ये पहले से ही एक प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, आकर्षण का केंद्र रहा है। इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है कि यह आकर्षण का एक केंद्र रहा है। लेकिन जो आकर्षण का केंद्र हम लोग जिसे देख रहे हैं, तभी इसकी आकर्षकता को देखते हुए आप लोगों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो है इसके आकर्षण को देखते हुए जो नैनीताल है, नैनीताल को अंग्रेजों के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई। ग्रीष्मकालीन इनके द्वारा राजधानी इसको बना दी जाती है। और ये जो हमारे पास एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो ये राजधानी बनी रहेगी, ये कब तक रहती है तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका समय 1960, लगभग 1960 या फिर हम लोग 62 तक जो है ये राजधानी कार्यरत रहती है, जो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इसको बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग नैनीताल की बात करें तो नैनीताल और अल्मोड़ा हमारे पास एक जनपद बन के आ जाते हैं, जो कब बनता है 1891 में, 1891 में अल्मोड़ा जनपद को जब अलग किया जाता है। मैंने वीडियो इसके ऊपर भी बनाई है, उत्तराखंड के जनपदों का गठन, आप लोग उसको देख लीजिएगा। राज्य के अंदर कमिश्नरी के समय अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही जनपद था जिसे हम लोग कुमाऊं जनपद के रूप में जानते थे, और उस कुमाऊं जनपद से ही हमारे पास एक अल्मोड़ा और एक हमारे पास नैनीताल 1891 में जनपद बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1891 में जनपद बना। लेकिन जो ये जनपद है नैनीताल, ये एक प्रकृति आकर्षण का केंद्र होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाए रखा, जो कब तक रहता है 1960-62 तक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नैनीताल जो है वो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब तक बनी रही, तो आपको सीधा आंसर देना है 1860 या फिर 62 का समय जो भी हो उसको आपको लगाना है। और नैनीताल जनपद भी कब बनेगा, 1891 के दौरान ये बनता है। ये मैं थोड़ी सी इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में बात कर रहा हूं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहीं पर थोड़ा सा इसका भौगोलिक वर्णन भी मैं अगर बात करूं, जो भौगोलिक जो इसका वर्णन है वो भी अगर मैं देख लूं यहां पर कि इसके भौगोलिक वर्णन पे हम लोग क्या बिंदु पे बात कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसके भौगोलिक बिंदु की वर्णन की बात करें तो ये ध्यान रखना, जो हमारा ये तराई जो भाबर क्षेत्र है ये कहां पर विद्यमान था, तो ये ध्यान रखना ये था हमारे पास
जो शिवालिक हिमालय है, आपको पता होना चाहिए हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उनमें से सबसे जो नीचे हम लोग ये बोल सकते हैं या सबसे नवीन जो श्रेणी है वो हमारे पास शिवालिक श्रेणी। तो इस शिवालिक जो हिमालय है उत्तराखंड में, जो हमारे पास ये शिवालिक हिमालय देख रहे हैं क्यों मिल रहा है, इस शिवालिक हिमालय की तलहटी में हमें ये देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलता है? तलहटी में हमारे पास ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। अगर इस तलहटी की बात करूं कि शिवालिक हिमालय के इस तलहटी में, तो ये हमारे पास ये देखने को मिलता है। अगर इसकी स्थिति की मैं बात करूं, ध्यान रखिए, अगर इस बार आपसे पूछा जाए तो कुमाऊं हिमालय की तलहटी हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये कुमाऊं था हमारे पास। कुमाऊं जो हिमालय है, हिमालय की तलहटी में हमें ये देखने को मिलता है। जो नॉर्थ में अगर आपसे पूछा जाए, दक्षिण में हमारे पास ये तराई भाबर क्षेत्र हम लोग बोलेंगे, तराई भाबर क्षेत्र हम लोग इसको बोलेंगे। अगर हम पूरब की बात करें तो यहां पर शारदा नदी हमारे पास होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो बोर नदी होगी, बोर नदी ये काला डूंगी में है, ध्यान रखना, काला डूंगी में है, ये आपको ध्यान रखना है। बोर नदी होगी जो कहां पर है? काला डूंगी में। ये अगर मैं बात करूं, ये तराई क्षेत्र का वो भौगोलिक वर्णन है कि तराई क्षेत्र कहां पर विद्यमान था। प्रश्न कैसे बनेंगे देखिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। अगर हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार बात करें कि जो तराई क्षेत्र था वो कहां पर विद्यमान था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं हिमालय की तलहटी में या शिवालिक हिमालय की तलहटी आपके पास आए तो उसकी तलहटी में तराई भाबर हमारे पास देखने को मिलता है, जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से लगा रहेगा। और दूसरा, पूर्व में अगर बात करें तो शारदा नदी होगी, और पश्चिम में अगर बात करें तो बोर नदी होगी जो काला डूंगी नैनीताल के क्षेत्रों में है। यह आपको ध्यान रखना। अगर मैं इस क्षेत्र की मैं अगर और प्रमुख नदियों की बात करूं कि इस क्षेत्र में और कौन कौन सी प्रमुख नदियां विद्यमान थी या फिर कौन कौन सी यहां पर नदियां थी, देखो आज भी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग फीका नदी, ये आप लोग आज भी पढ़ते हैं कि फीका नदी कहां पर है, तो ये हमारे पास तराई भाबर क्षेत्र में हमें देखने को मिले। आप एक पढ़ते हैं डेला नदी, आज भी पढ़ते हैं आप लोग डेला नदी, ये कौन से क्षेत्र में थी? तराई भाबर क्षेत्र की प्रमुख नदियां में थी। एक है दाबका नदी, ये दाबका नदी भी तराई क्षेत्र की एक प्रमुख नदी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। एक है भाखरा नदी, तो भाखरा नदी भी यहां की एक प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक नंदोर नदी थी हमारे पास, यहां की प्रमुख नदी है। एक है कामिन नदी भी यहां की जो है प्रमुख नदियों में से देखने को मिलती है। तराई क्षेत्र की अगर आपसे नदियां पूछिए तो कामिन नदी, नंदोर नदी, भाखरा नदी, दाबका नदी, डेला नदी, फीका नदी। दूसरा ध्यान रखना, इनकी सीमाएं पूछे, उत्तर में कुमाऊं, दक्षिण में तराई, पूर्व में शारदा और पश्चिम में बोर नदी, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इनके भौगोलिक वर्णन से संबंधित हमारे पास घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इसी कड़ी में अगर मैं आगे बढ़ूं और इसी कड़ी में इनके में कुछ यहां पर ही आपको बताऊं कि अगर हमने इनके प्रमुख बिंदुओं में एक राजनीतिक पहलू पे अगर हमने बात करी है कि राजनीतिक पहलू की मतलब यह है कि यहां पर इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई जो ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगर इनके भौगोलिक वर्णन की बात करूं तो भौगोलिक वर्णन में कहां पर तराई क्षेत्र विद्यमान था। वहीं पर अगर मैं एक बात करूं तो एक ऐतिहासिक बिंदु के ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं। अगर हम लोग इसके ऐतिहासिक बिंदु को जाने कि ऐतिहासिक बिंदु में क्या भूमिका इसकी रही है, तो इसको आप लोग जानिएगा। सबसे पहले हम लोग अगर ऐतिहासिक बिंदु की बात करें तो ऐतिहासिक बिंदु में देखिए, नैनीताल के इस क्षेत्र में या फिर तराई भाबर के इस क्षेत्र में हमारे पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोटा बाग। क्या पड़ती है? कोटा बाग। ये कोटा बाग वो क्षेत्र है, ध्यान रखिए, वो क्षेत्र है जो हमारे पास नैनीताल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नैनीताल। आपसे पूछा जाएगा ये कोटा बाग जो है कहां पर है? नैनीताल। और यहां पर सीताबनी, ध्यान रखना, ये सीताबनी क्या है? सीताबनी वाल्मीकि आश्रम है। क्या है? वाल्मीकि आश्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि सीताबनी का वाल्मीकि आश्रम कहां है, तो कोटा बनी। नैनीताल में हमारे पास एक स्थल है जो एक धार्मिक स्थल के रूप में उस समय जाना जाता है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरी अगर मैं बात करूं तराई क्षेत्र में धार्मिक स्थल की बात मैं आपके सामने करूं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो तराई जो ये क्षेत्र था, इस तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो ये तराई जो क्षेत्र था,
तराई क्षेत्र में यहां पर जो इसमें में विद्यमान जो रहते थे लोग, वो विदर्भ क्षेत्र के राजा यहां पर रहते थे। विदर्भ क्षेत्र के राजा यहां पर विद्यमान हुआ करते थे, और ये विदर्भ राजाओं के क्षेत्रों के अधीन ये क्षेत्र हुआ करता था। और हम ये मानते हैं कि पांडव जो पांडव हैं, ध्यान रखना, जो पांडव अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान दौरान यहीं से गए थे, यहीं से गए थे। कौन से? इस तराई भाबर के क्षेत्र में। यह हमें कहां से देखने को मिलता है? यह हमें तब देखने को मिलता है कि इस तराई भाबर के क्षेत्र में जो निवास करने वाले, अर्थात जिनके अधीन ये क्षेत्र हुआ करता था, वो विदर्भ राजा हुआ करते थे। विदर्भ मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र। इन सभी घटनाओं को हम लोग देखते हुए अब हम लोग ये देखते हैं कि यहां का जो वास्तविक इतिहास के, ये तो धार्मिक इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने यहां पर एक धार्मिक पहलू की बात करी है, और धार्मिक पहलू के अंतर्गत हम लोगों ने यहां पर बात रखी। यहां पर जो हमें बड़ा इतिहास हमें देखने को मिलता है, वो इतिहास हमें मुगलों का देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान, क्योंकि तराई भाबर का जो एक बड़ा इतिहास है वो मुगलों के इतिहास के रूप में हमें देखने को, मुगल इतिहास में मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मुगल इतिहास में हमें इसलिए देखने को मिलता है, अगर आप लोग देखेंगे तो 13वीं शताब्दी के आसपास में, क्या कह रहा हूं, 13वीं जो शताब्दी है, इस 13वीं शताब्दी के आसपास हमें यह देखने को मिलता है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, ध्यान रखना, दिल्ली के जो सुल्तान है, दिल्ली के जो सुल्तान है, जिसमें हमारे पास एक नाम है जिसका नाम है नासिरुद्दीन शाह, नासिरुद्दीन शाह के द्वारा यहां पर जो है आक्रमण किया जाता है। और इस नासिरुद्दीन शाह के बाद हम लोगों ने यह देखा कि यहां पर आक्रमण हमें बलबन का भी देखने को मिलता है। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के शासकों में अगर बात करें, लेकिन इसी के साथ जहां पर नासिरुद्दीन शाह का आक्रमण देखने को मिलता है, बलबन का आक्रमण देखने को मिलता है, वहीं पर हमें फिरोज शाह तुगलक का भी देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक का भी आक्रमण देखने को हमें यहां पर देखने, मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों का इतिहास जहां पर हमें देखने को मिलता है, उस इतिहास में हमें उससे पूर्व अगर हम बात करें तो यहां पर 13वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के जो सुल्तान थे नासिरुद्दीन शाह, चाहे हमारे पास बलबन हो या फिरोज शाह तुगलक हो, इनके द्वारा भी यहां पर आक्रमण किया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर मुगलों की, तो हमें यह देखने को मिलता है कि तराई पर जो क्षेत्र है, इस तराई भाबर का जो क्षेत्र था, इस पर तराई भाबर पर जो शासन जो करने वाले उसमें हम लोग ये मानते हैं कि मुगल हमारे पास सर्वोपरि है, या फिर मुगल ऐसे हैं करने वाले स्वतंत्र अस्तित्व जिनका रहा, स्वतंत्र जिनका शासन रहा, वो थे कौन? मुगल। हमें यह देखने को मिला कि मुगलों का यहां पर स्वतंत्र रूप से अधिकार हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं आपको एक चीज घटना में मैं लेके जाऊं, थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूं, तो चंद वंश का हमारे पास एक शासक आएगा, चंद वंश का शासक है, उत्तराखंड में शासन करने वाला चंद वंश। और उस शासक का नाम क्या है? तो वो आपको पता होना चाहिए, रुद्रचंद है। और रुद्रचंद जब हमारे पास शासक बनेगा, समय की बात करें तो ये 1568 में रुद्रचंद शासक बन जाएगा, और जो 97 तक रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसके शासन की बात करूं तो इस शासन सत्ता में, इसके समकालीन में, इस समय मुगलों में हमारे पास अकबर हमें देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? अकबर हमें देखने को मिलता है। जब यह समय था और इसके समय हमें अकबर हमें देखने को मिलते हैं, तो सीधी सी बात है कि अकबर के शासन काल में ही यहां पर हमें रुद्रचंद के समय मुगल आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं मुगल आक्रमण की बात करूं, मुगल जो ये आक्रमण है, इन आक्रमणों की अगर बात करो, अगर आपसे पूछा जाए तो एक 1568 में होता है, ध्यान रखें, पहला मुगल आक्रमण। दूसरे की बात करें तो 1575 में हमारे पास दूसरा आक्रमण होता है। लेकिन रुद्रचंद के द्वारा मुगल सेना के, अर्थात जो मुगलों के द्वारा भेजे गए जो कठोर जो शासक थे, उनको यहां पर आक्रमण करने के लिए इक्पा प्रणाली की चेतावनी दी जाती है कि भाई आप जो है सिंगल
लड़ लीजिए, सेना के साथ तो हर कोई लड़ लेता है, आप सिंगल लड़के देख लीजिए। और रुद्रचंद को यह पता था, क्योंकि रुद्रचंद अगर मैं आपको बताऊं तो चंद्रवंश का सबसे विद्वान शासक था, यह आपको ध्यान रखना है, विद्वान शासक था। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि से काम करता था। तो इसने कहा भाई कि इक्पा प्रणाली का, जो इक्पा का प्रयोग किया जाए, इक्पा का मतलब होता है सिंगल सिंगल लड़ना, और इसने जो है मुगल सेना के जो शासक थे उनको पराजित कर दिया। जब पराजित किया जाता है, ये घटना जब अकबर को पहुंचती है, तो अकबर ने कहा कि भाई ये कौन है जो मेरे सेनापतियों को भी पराजित कर दे रहा है, अर्थात मेरी सेना को पराजित कर दे रहा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, और आमंत्रित किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस दौरान रुद्रचंद खुद अपनी जान बचाना चाहता है, और उस जान बचाने के लिए रुद्रचंद जो है वो अकबर से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। और जब ये अकबर से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उस समय अकबर जो है वो नागौर की लड़ाई में थे, ये ध्यान रखना, नागौर की लड़ाई में थे। और इस नागौर की लड़ाई के दौरान मैं आपको बताऊं तो रुद्रचंद जब गए, तो इस नागौर की लड़ाई में रुद्रचंद ने अकबर का समर्थन किया, अकबर का साथ दिया, और अकबर इनकी इस बहादुरी को देखते हुए जो है बड़े प्रभावित होते हैं। और रुद्रचंद को आप लोगों ने देखा होगा कि जो इनका तराई का जो स्वतंत्र अस्तित्व था, क्योंकि स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले जो मुगल थे, इनके द्वारा इसे 84 माल परगना क्षेत्र, जो आप लोगों ने सुना होगा, क्या 84 जो माल परगना जो क्षेत्र है, तराई भाबर का जो क्षेत्र था, वो किसको दे दिया? वो दे दिया किसको? आपको ध्यान रखना है, रुद्रचंद को। 84 जो माल परगना क्षेत्र का मतलब है कि 84 मील इसकी लंबाई थी, और इस 84 मील में जो फैला हुआ जो क्षेत्र था, वो अकबर ने प्रभावित होकर रुद्रचंद को दे दिया कि भैया आप रखिए। और इसी 84 माल परगने को अगर आप इतिहास में देखेंगे तो नौलखिया, ध्यान रखना, नौलखिया क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। नौलखिया क्षेत्र इसको क्यों बोलते हैं, या फिर नौलखिया माल क्षेत्र इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी प्रतिवर्ष, ध्यान रखना, 9 लाख रुपए जो है इसकी प्रतिवर्ष इसकी आय हुआ करती थी। तो आपको यह ध्यान रखना है, 9 लाख रुपए इसकी प्रतिवर्ष आय होती थी, इसलिए इसे नौलखिया माल भी कहते हैं, या फिर 84 माल परगना क्षेत्र जो है ये एक ही क्षेत्र था। जो तराई बाबर का क्षेत्र था वो रुद्रचंद के द्वारा, अकबर के द्वारा रुद्रचंद को दे दिया गया, क्योंकि नागौर की लड़ाई में वो बड़े प्रभावित होते हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए रुद्रचंद ने जब आएगा तो बड़ा प्रभावित होगा, और इसने यहां पर जो है एक अपने नाम से नगर बसा दिया, और जिसको बोलते हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर जो है, रुद्रपुर शहर जो है वो किसने बसाया? तो ध्यान रखना, वो किसने बसाया? रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर को बसा दी, इसकी स्थापना कर दी। और इसी का ध्यान रखना, इसी का मंत्री था जिसका नाम था काशीनाथ। इस काशीनाथ ने जो है काशीपुर को बसा दिया। किसको? काशीपुर को बसा दिया। यह आपको ध्यान रखना है, काशीनाथ ने इसको किसको बसा दिया? तो ध्यान रखना, काशीपुर को बसा दिया, जबकि इसने रुद्रपुर को यहां पर बसा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काशीपुर को किसने बसाया या फिर रुद्रपुर को किसने बसाया, तो दोनों प्रश्न अलग अलग हो जाएंगे। ये काशीनाथ ने और वो रुद्रपुर जो है रुद्रचंद ने बसा दिया। इसने इन क्षेत्रों को जीत लिया। अब इन क्षेत्रों को जीतने के बाद जब ये यहां पर आएंगे रुद्रचंद, तो उस इतिहास को अगर हम देखें तो मुगलों के दौरान हमें कुछ इस तराई बाबर के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आइन ए अकबरी। और आइन ए अकबरी में हमें जो है यहां पर तराई बाबर में जो है वो 21 महलों का जिक्र मिलता है। 21 महलों का हमें जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइन ए अकबरी में कितने महलों का जिक्र मिलता है, तो ध्यान रखना 21 महलों का। जबकि अगर आप देखेंगे कि यहां पर अगर परगने की बात करें कि यहां पर कितने परगने हुआ करते थे, तो वो हमारे पास 7 परगने थे। और ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब इसने ये 7 परगने थे, इन 7 परगनों को अगर हम देखें, 7 परगने इनके पास थे, 7 परगने हमारे पास थे, जिसमें एक था सहजगिरपुर हमारे पास देखने को मिलता है। आज वर्तमान में देखें तो जसपुर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा देखें तो हमारे पास कोटा को देखें तो आज काशीपुर के रूप में हमारे पास आज जाना जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है।
तीसरा देखें तो मुंडिया, मुंडिया सभी लोग जानते हैं, अभी पेपर में पूछा हुआ था, बाजपुर के रूप में, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। अगला है हमारे पास गद्दरपुर, गद्दरपुर हमारे पास देखने को मिलेगा। बुकसाड़, बुकसाड़, बुकसाड़ हमारे पास है। रुद्र, बुकसाड़ को ध्यान रखना, ये रुद्रपुर प्लस किलपुरी, किलपुरी दोनों से मिलकर था रुद्रपुर और किलपुरी। एक है बख्शी, नानकमत्ता, नानकमत्ता का क्षेत्र है। एक है चिंकी, चिंकी ध्यान रखना, चिंकी। और ये जो है बेहड़ी वाला क्षेत्र है, बेहड़ी का क्षेत्र है, या फिर बेहड़ी के साथ साथ सुबर्णा का क्षेत्र, जो सुबर्णा बोलते थे, सुबर्णा का क्षेत्र हमारे पास देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सहजगिरपुर है जसपुर के रूप में, कोटा काशीपुर के रूप में, मुंडिया बाजपुर पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। गदरपुर है, बुकसाड़ है, रुद्रपुर और चिंकी, काशी, नानकमत्ता, चिंकी, बेहड़ और सुबर्णा का क्षेत्र है। इसको आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ क्षेत्र देखने को मिले थे। बहरहाल आप वापसी आ जाएंगे थोड़ा सा, तो ये हमारे पास इतिहास हमें देखने को मिला था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, रुद्रचंद के बाद एक बार पुनः ऐसा समय आया कि जब ये सत्ता फिर से डग बनाने लगी, अर्थात ये तराई भाबर का क्षेत्र जो है बाहरी आक्रमणों की, जो बाहरी जो आक्रमण थे उनकी चपेट में आना पड़ा। क्योंकि ध्यान रखना, रुद्रचंद के बाद अगर हम आगे चल कर देखें तो रुद्रचंद के बाद इनकी आगे चलकर अगर वंशावली में मैं बात करूं या फिर उत्तराधिकार में बात करूं तो हमारे पास एक शासक आता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी चंद को आप लोग, अगर मैं आपको बताऊं तो इसे इतिहास में भीगी बिल्ली के नाम से भी हम लोग, या फिर भीगी बिल्ली का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लकुली बिराली मतलब डरावा जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा व्यक्ति। तो इस लक्ष्मी चंद के समय जो ये क्षेत्र था, ये तराई भाबर जो क्षेत्र था, यहां पर मुगल जो थे, इन मुगलों ने इन क्षेत्रों पर फिर से आना प्रारंभ कर दिया। ये लोग आए और रुद्रचंद के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब ये यहां पर आते हैं तो जिस स्थान पर ये मुगल रहते थे उसे बादशाही बागान कहते थे, बादशाही बागान कहते थे। तो ये बोलते हैं कि जब ये मुगल यहां पर आए, इन्होंने देखे कि इनकी स्थिति सही नहीं थी। इसके बाद रुद्रचंद के बाद जब लक्ष्मीचंद वगैरह थे, तो तभी हमें यह देखने को मिला कि आगे चलकर इस लक्ष्मीचंद के बाद भी जब शासक आया जिसका नाम है त्रिमल चंद, तो त्रिमल चंद के बाद इस क्षेत्र पर बाहरी आक्रमणों की लूटमार शुरू हो जाती है, और जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग ये मानते हैं कि कटहर जो शासक थे, वो कटहर शासक वो थे जिन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, या फिर कटहर शासक वो शासक जिन्हें हम लोग हिंदू शासक भी बोलते थे, हिंदू शासक जिनको हम लोग बोलते थे, इनके द्वारा आक्रमण किया गया और इस क्षेत्र पर अधिकार करना प्रारंभ। लेकिन इनके इतिहास में भी एक और शासक आता है जिसका नाम है बाज बहादुर। बाज बहादुर जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो उसको पता था कि मैं अपनी सत्ता को तो नहीं संभाल पा रहा हूं, और उसको यह पता था कि पूर्वज जो है वो मुगलों के अधीन हुआ करते थे। तो बाज बहादुर वो है जिसने, हम लोग बाजा के नाम से जानते थे, लेकिन मुगल शासक जिसका नाम शाहजहां है, जिसने इसे बहादुर की उपाधि दी। और बहादुर की उपाधि तब दी जब इसने दूसरे गढ़वाल आक्रमण में, ध्यान रखना, जब इसने दूसरे गढ़वाल आक्रमण में जो है, गढ़वाल आक्रमण में मुगलों का समर्थन किया था। और इसी को देखते हुए यह शाहजहां से मुलाकात करता है और दूसरे मुगल आक्रमण में मुगलों का समर्थन देता है कि जब गढ़वाल पर आक्रमण होता है तभी उस दौरान बाज बहादुर के द्वारा पुनः जो तराई का जो क्षेत्र है, ध्यान रखना, पुनः तराई का जो क्षेत्र है, तराई के 84 माल परगना पर अधिकार करता है। अब यहां से क्या प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बन सकता है। तराई बाबर पर पुनः आक्रमण जो है, अर्थात पुनः जो अधिकार है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, तराई बाबर पर पुनः अधिकार बाज बहादुर के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि जिसके शाहजहां से जो सहायता लेता है और दूसरे गढ़वाल मुगल आक्रमण में वो मुगलों की सहायता करता है, जिस दौरान उसे बहादुर की उपाधि और ये 84 माल परगना का पुनः अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि रुद्रचंद के बाद लक्ष्मी चंद के समय भी स्थिति सही नहीं थी। और ये सही ना होने का कारण हम ये मानते हैं कि उस दौरान जब मुगल यहां पर आए और तराई क्षेत्र में जहां जहां बसे उन्हें बादशाही बागान के रूप में जाना गया। आपसे पूछा जाएगा बादशाही बागान कहां पर, तो ध्यान रखना ये तराई क्षेत्र हमारे पास नैनीताल में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद त्रिमल चंद आया, जिस समय कटहर हिंदू शासकों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और इस क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है, लेकिन आगे चलकर बाज बहादुर के द्वारा इस सत्ता को फिर से पुनः अधिकार इस पे कर लिया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां तक तो हमारे पास यह था कि ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोगों ने बात करी तो बात हमें यह देखने को मिली कि इस क्षेत्र पर जो अधिकार किया गया वो मुगलों ने भी किया, दिल्ली सल्तनत के शासकों को भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अधिकार भी किया, अर्थात आक्रमण किए हैं। लेकिन अगर मैं आगे चलकर आपको बात बताऊं तो यह क्षेत्र एक समय ऐसे आया जो समय हमारे पास 1790 का है कि जब इस क्षेत्र पर गोरखा ने अधिकार किया, गोरखा का अधिकार हुआ। लेकिन गोरखा के अधिकार में हमें कुछ गोरखों का ज्यादा तराई भाबर पे इतना बड़ा इनका इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला, इनका ज्यादा कोई लगाव नहीं था इससे। इन्होंने इस क्षेत्र में मैदानी होने के कारण, मतलब ऐसा क्षेत्र होने के कारण जो एक खाली क्षेत्र हुआ करता था, बड़े बड़े तराई भाबर का क्षेत्र, इन्होंने इस क्षेत्र का फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र में हाट बाजार लगाने प्रारंभ कर दिए थे। हाट बाजार मतलब आज की अगर मैं बात करूं तो मेले, मतलब मान के चलो मेले जो खुले जगह पे लगाए जाते हैं जिसमें सामान बेचा जाता है, वो लगाने प्रारंभ। और प्रथम जो इन्होंने व्यापारिक मेला लगाया, ध्यान रखना, जो प्रथम जो इनका व्यापारिक जो हम लोग मेला बोलते हैं वो इनके द्वारा, जो गोरखों के द्वारा यहां पर लगाया गया, वो 1802 में इनका सबसे बड़ा या फिर सबसे पहला मेला हमें देखने को। अर्थात गोरखों के इतिहास में इतना बड़ा इतिहास कुछ हमें तराई भाबर का नहीं देखने को। लेकिन समय जब अंग्रेजी शासन का आया, ये ध्यान रखना, समय जब अंग्रेजी, अगर हम शासन की बात करें, जब अंग्रेजी शासन का हमें देखने को मिला, अब देखो जी, ये हमें तब देखने को मिलता है कि जब अंग्रेजी शासन यहां पर, और अंग्रेजी शासन कब आया, 3 मई 1815 का है कि 3 मई 1815 को जब कमिश्नर जो बनकर जो है गार्डनर साहब आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब गार्डनर साहब तो वो थे जिनका समय जो है अंग्रेजी शासन को स्थापित करने में ही रह गया। लेकिन इसीलिए हम लोग वास्तविक, अगर आप कमिश्नर पढ़ते होंगे तो ट्रेल साहब को बोला जाता है। जब ट्रेल साहब ने देखा कि भाई ये तराई क्षेत्र है, तो ट्रेल साहब ने यहां पर परिवर्तन करने चाहे और इन्होंने सबसे पहले इस तराई भाबर को जब अपने हाथों में लिया तो तराई भाबर में इन्होंने जो कृषि जो थी, कृषि या फिर यहां पर जो अनाज है या फिर यहां पर जो खाद्यान्न है, इसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया, बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन असफल रहे। अब क्यों रहे जी, देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं। तराई भाबर में अंग्रेजों के हाथों में जैसे ही आया तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम तराई भाबर में अनाज की खेती को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस बात को आपको ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा तराई भाबर में अंग्रेजी किस अंग्रेज शासक के द्वारा या फिर किस अंग्रेज कमिश्नर के द्वारा सर्वप्रथम ध्यान दिया जाता है, तो वो ट्रेल साहब थे। लेकिन इसने उतनी बुद्धि का प्रयोग ना किया, ना इससे हुआ, तो हमें यह देखने को मिला कि ट्रेल ने बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है किए वो है रेमजे साहब। जैसे रेमजे आते हैं तो रेमजे ने देखा कि कृषि के लिए अगर यहां पर हमें कार्य करना है तो सबसे पहले इस क्षेत्र में हमें नहर का कार्य करना होगा। और रेमजे ने काली नदी से जो है, काली नदी से इस क्षेत्र में नहरों को निकाला, अर्थात तराई भाबर में नहरों का जाल जिन्होंने बिछाया। ध्यान रखना,
नहरों नहरों का जाल जाल किसने बिछाया? तो ध्यान रखना वो रेमजे होंगे। प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाए। तभी इनके द्वारा इस तराई भाबर में नहरों के जाल बिछाने के कारण कृषि क्षेत्र में उत्थान होने लगा और इन्होंने तराई, ध्यान रखना यहां पर, ध्यान रखना कृषि कार्य में बढ़ाने के लिए तराई इंप्रूवमेंट, ये ध्यान रखना है, तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना इन्होंने कर दी। कब? 1880 में। तराई क्षेत्र में लोगों को फंड देने के लिए एक यहां पर तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की और लोगों को फंड देना प्रारंभ करते ताकि कृषि कार्य में जुड़े। जब ये तराई क्षेत्र में इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना होती है तभी इनके द्वारा यहां पर, ध्यान रखना, यहां पर इनके द्वारा जो पटवारी कानूनगो थे उनकी नियुक्ति का प्रावधान भी किया जाता, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, कृषि कार्य में बढ़ने लगा, तो उसकी नाप छाप भी, टैक्स वगैरह। अब अंग्रेज तो बुद्धिमान थे, अब वो अंग्रेजों का ऐसा नहीं है ना कि एक तरफ पे लगे रहे, वो उनको काम करने का तरीका था कि हम किसी पे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें फायदा भी होगा। तो तभी इन्होंने क्या किया, ध्यान रखना, तराई भाबर में पटवारी, ध्यान रखना, पटवारी कानूनगो की नियुक्ति के जो नियम है वो कब लाए गए? तो मैं इधर लिख देता हूं इसको। तराई भाबर में इनके लिए जो नियम लाए गए 1897 में, और ध्यान रखना, लेकिन अगर लागू कब हुए? 1906 में। 1906 में तराई भाबर में पटवारी कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब लाए गए? तो प्रश्न का आंसर रहेगा 1896 में, 1896 में, सॉरी 1897 में, 1897 में। और लागू कब होते हैं? 1906 में। ये आपको ध्यान रखना। साथ ही यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को प्रसिद्धि दिलाने के लिए हल्द्वानी शहर की स्थापना कर दी 1834 में। यह ध्यान रखना भाई, हल्द्वानी नगर की स्थापना होगी तो तराई भाबर जो था उसके उत्थान के लिए, ताकि तराई भाबर जो है वो और तीव्र गति से उसका विकास हो, उसके लिए इन्होंने हल्द्वानी नगर की स्थापना कर दी। और साथ ही ध्यान रखना, तराई में चराई नियम लागू कर दिया। भाई आपको पता है कृषि कार्य कर रहे हैं तो पशु भी लाए जाएंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने नियम बना दिए कि कैसे अब चुगाए जाएंगे या फिर कैसे काम किया जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, तराई जिले का जो गठन है, जिले का गठन अलग से हो चुका था 1842 में। और ये तराई जिले के गठन के समय ध्यान रखना, कमिश्नर कौन होगा? लूशिंगटन। ये इसके समय नहीं होता है, लूशिंगटन होगा, लूशिंगटन के समय तराई जिले का गठन, ये पहले ही हो चुका था तराई जिले का गठन। तराई जिले के गठन में भी मैं आपको बता दूं, इसके समय को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 1848 का समय वो है जब तराई जिले को जो है कमिश्नरी में जब इसका गठन होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। 1842 में जैसे कमिश्नरी का गठन हुआ, कमिश्नरी को तराई जिले का गठन हुआ, सॉरी, इसे कमिश्नरी का अधीन कर दिया गया। लेकिन 1848 में जो तराई जो था वो कमिश्नरी से इसको अलग कर दिया जाता है। 42 में कमिश्नरी में मिला दिया था, ध्यान रखना, कमिश्नरी में मिला दिया, और 48 में इसको अलग कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, आगे चलकर इसे 1872 का समय वो आया जब इसे फिर से मिला दिया, इसमें कमिश्नरी में। लेकिन 1891 में इसको अलग कर दिया, ध्यान रखना, अलग कर देते हैं किससे? कमिश्नरी से। और 1891 में ही अल्मोड़ा भी और साथ ही नैनीताल दो जनपद भी बन जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तभी 1892 में जो है, 1892 में वो समय है जब जो तराई भाबर का क्षेत्र है उसको अलग कर दिया गया, और इसके बाद ये अलग ही बना रहा, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता देता हूं, तराई जिले का गठन 1842 में, जब 1842 में इसका गठन हुआ तब इसे कमिश्नरी में मिला दिया गया। लेकिन लूशिंगटन के
ने कहा कि भाई मेरे पास जो है पहले से इतना भार है, गढ़वाल भी और कुमाऊं जिला भी, साथ में तराई मंडल को नहीं झेल सकता हूं। 48 में अलग कर दिया गया, लेकिन 72 में फिर से इसको मिला दिया गया और 91 में अलग कर दिया गया और अल्मोड़ा और नैनीताल को दोनों अलग जनपद बना दिया। साथ ही ध्यान रखना 1892 में फिर से अलग हो जाएगा और तब उसके बाद कमिश्नरी ये अलग ही बनी रहती है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? चलो थोड़ा सा ये बीच में टॉपिक अलग आ गया था, ये आपको ध्यान रखना है, तराई जिले वाला, तो इसको आप लोग यहां पर नोट करके लिख दीजिए। बाकी हम लोग बात कर रहे थे रेमजे के ऊपर। देखो पुनः अगर आ जाए तो रेमजे साहब ने जो है ना, रेमजे ने यहां पर भाई कृषि के लिए बढ़ावा, आप लोग देखे होंगे तो हल्द्वानी का भी गठन कर दिया। साथ ही रेमजे साहब को अगर आप देखेंगे तो ये नियम वगैरह इन्होंने तमाम इन्होंने लेकर आगे यहां पर नदियां वगैरह भी बना दी थी। तो तराई जो ये थे रेमजे साहब, ये इस क्षेत्र को तराई भाबर स्टेट कहते थे। ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए, ये तराई भाबर इस क्षेत्र को तराई भाबर स्टेट के नाम से जानते थे। अगर आपसे पूछा जाए तो किसे जानते थे ये, तो ध्यान रखना तराई भाबर क्षेत्र, तराई भाबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि तराई भाबर को स्टेट नाम किसने दिया था, तो वो भी ध्यान रखना रेमजे साहब के द्वारा दिया गया था। तो ये रेमजे ने दिया था, इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अब हम लोगों ने इसके ऊपर ये बात करी है कि क्या क्या चीजें इन्होंने काम किया। ठीक है, एक नोट करके आप लोग लिख लेना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तराई भाबर खेतियार न्यास निधि, तराई भाबर खेतियार न्यास निधि, ये कृषि से संबंधित है, मतलब इसमें इनको जो पैसा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, तो ये 1906 में नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको क्लियर है? जब ये कृषि के कार्य यहां पर किए जा रहे थे, उसी दौरान जो है तराई भाबर में जो थे वो यहां पर जो गांव थे हमारे पास, ये भी दो प्रकार के हमें देखने को मिलते। दो प्रकार के, एक गांव था जिसे बोलते थे जमींदारी गांव के रूप में जानते थे, ये आपको ध्यान रखना, जमींदारी गांव हुआ करता था। और दूसरा होता था खाम गांव। ध्यान रखना, तराई भाबर में कितने गांव का उल्लेख मिलता था, खाम गांव और जमींदारी गांव वो थे जो जिसमें भूमि के मालिक रहा करते थे। भूमि के मालिक जो होते थे उनसे संबंधित गांव को क्या बोलते थे, हमारे पास जमींदारी मालिक का गांव होता था। जिसमें जमींदार होते थे, जिसकी भूमि होती थी, जो वो रहते थे, उसे बोलते थे जमींदारी गांव। खाम गांव वो होते थे, जहां पर खाम गांव हम लोग वो कहते हैं जहां पर बंदोबस्त होते थे, मतलब जिसमें जैसे आप बोलते हैं ना ठेके पर खेत ले रखे, वो वाले जिन्होंने खेत लिए हुए थे बंदोबस्त करने के बाद, तो वो जो गांव थे उसे बोलते थे हम लोग खाम गांव। और इनके लिए, खाम गांव के लिए अगर पूछा जाए तो इनके लिए नियम कब बने थे, खाम गांव के लिए नियम बनाए गए थे 1906 में। ये ध्यान रखना, खाम गांव, अगर आपसे पूछा जाए खाम गांव के प्रशासन के लिए कब नियम बनाए गए, तो ध्यान रखना खाम गांव के प्रशासन के लिए 1906 में नियम बनाए गए थे। क्यों? जब मालिक ने दूसरे को भूमि दी, जैसे आप आज देखते हैं एग्रीमेंट बनता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी इसके लिए नियम बना दिए कि अब हम इनको भूमि देंगे तो ये हमें क्या देंगे, कब तक भूमि रहेगी, किस तरीके से रहेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि तराई भाबर खेतियार न्यास निधि की स्थापना 1906 में और नैनीताल में, और साथ ही ध्यान रखना गांव दो प्रकार के थे, जमींदारी गांव, खाम गांव। जमींदारी जो भूमि का मालिक, और खाम गांव बंदोबस्त, और यहां पर जो बंदोबस्ती संबंधी होते थे जिन्होंने भूमि ली हुई थी, और इनके लिए भी नियम 1906 में बनाए गए। इसको आपको ध्यान रखना है कि यहां पर नियम कब बनाए थे, 1906 में। क्लियर है जी? दूसरे में चलिए थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। यहां पर इस गांव में जो निवास था, यहां पर हम लोग निवास देखते हैं कि किसका निवास हमें देखने को मिलता है, तराई भाबर। तराई भाबर में निवास भी हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिले। जैसे एक हमें गोठ, जिसको हम लोग बोलते हैं, गोठ बोलते थे उन्हें, या फिर गोठ के साथ साथ इन्हें खत्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? खत्ता, तराई भाबर। एक आप लोग जानते हैं जिन्हें हम लोग गुज्जर कहते हैं, गुज्जर थे हमारे पास, ऐसे दो प्रकार के थे। और तीसरे थे तराई भाबर के आदिवासी, तराई भाबर आदिवासी, ये हमें देखने को मिले थे। ठीक है जी। अब खोट खत्ता, जो खोट या खत्ता जिसे हम लोग बोलते थे, वो होते थे
कुमाऊं के वो पहाड़ के लोग, जो कुमाऊं के जो वो पहाड़ी लोग जो गांव में रहते थे, लेकिन ध्यान रखना जाड़े के महीने में जो तराई क्षेत्र में आते थे, जाड़े के महीने में कहां आते थे, तराई में आते थे। ध्यान रखना जो पहाड़ के लोग जो है, पहाड़ के लोग जो जो जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में तराई में आते थे, तराई में आते थे, उन्हें क्या कहते थे, खोट या फिर खत्ता हम लोग कहते थे। गुज्जर की बात करें तो ये पशुपालक वाले होते थे, जो पशुओं को चराते थे, उन्हें हम लोग गुज्जर कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तराई क्षेत्र के अगर आदिवासी की बात करें तो ये दो थे, इसमें एक थारू था, ये ध्यान रखना, थारू, और एक हमारे पास बोक्सा। और आज भी आपको पता होगा ये थारू और बोक्सा 90% जनसंख्या उधम सिंह नगर में आज भी निवास करती है, इसको आपको ध्यान रखना है। और बोक्सा वो है, ध्यान रखना, बोक्सा वो है जिसे हमें जानकारी मिलती है बुकसाड़ के रूप में। किसमें? बुकसाड़ के रूप में, क्योंकि बुकसाड़ के रूप में हम कहां देखते हैं, आइन ए अकबरी में। किसमें? आइन ए अकबरी में। अकबरी में पूछता भी है किस 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 जनजाति, क्योंकि वर्तमान में 1967 में, ध्यान रखना, वर्तमान में 1967 में जो है राज्य में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन सा? जनजाति का दर्जा इनको दिया गया है। लेकिन ये हमारे पास आदिवासी हुआ करते थे, कहां के? तराई भाबर के आदिवासी हुआ करते थे। कौन? थारू और बोक्सा, अगर आपसे पूछा जाए। और अगर यहीं से, ध्यान रखना, थारू और बोक्सा तराई भाबर के आदिवासी हुआ करते थे। अगर एक प्रश्न और पूछा जाए, नोट करके ध्यान रखना, कि आदिम जाति किसे बोलते हैं? उत्तराखंड की जो आदिम जाति है, ये ध्यान रखना, आदिम जाति अलग है। अगर ये पूछ ले कि उत्तराखंड की आदिम जाति कौन सी है, तो वो हमारे पास दो है, एक राजी है आदिम जाति में, और एक बोक्सा है। ये ध्यान रखना, बोक्सा है, क्योंकि 1975 में जो है, ये आपको ध्यान रखना, 1975 में इसे क्या बनाया गया था? आदिम जाति का इसे दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 81 में जो है किसको दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो बोक्सा को दिया जाता है। मतलब बोक्सा और राजी जो है दो ऐसी हैं जिनको आदिम जाति के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और 1967 में वो है जो आज जनजाति के रूप में हम लोग जानते हैं। आज इन्हें हम लोग आदिम के रूप में जान रहे हैं, बल्कि आज हम इन्हें जनजाति के रूप में। लेकिन मैं तराई भाबर के हिसाब से अगर बात करूं तो तराई भाबर में हमारे पास कौन थे? थारू और बोक्सा में देखने को मिलते हैं। और ये भी पूछते हैं कि कहां पर निवास करे थे, तो ये हमें इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर देखने को मिले थे, तो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिले थे। क्लियर है? देखो, ये सारी घटनाएं जो थी तराई भाबर से संबंधित है। इससे संबंधित में अगर आपको एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, तराई भाबर में अगर यहां पर वन व्यवस्था की अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, मैं वनों के ऊपर भी बात कर लूं, जो व्यवस्था थी उसके ऊपर भी मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होगा सर्वप्रथम वनों पे जो प्रतिबंध लगाया था वो ट्रेल के द्वारा लगाया था। सभी को पता होगा वनों के लिए सबसे पहले सुरक्षा का कार्य जिन्होंने किया था वो ट्रेल ने किया था। और कब? 1826 में इन्होंने किया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए, इन्होंने जो साल के वृक्ष थे, साल के जो वृक्ष है उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। ये ध्यान रखना, कटाई पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। तो जब इन्होंने साल की कटाई पर प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया था, तो जो ध्यान रखना वो भाबर के उत्तरी क्षेत्र ही थे। मतलब कहां पर पहली बार लगाया गया था, तो ध्यान रखना भाबर क्षेत्रों में इन्होंने सबसे पहले इस कार्य को किया था। और इस भाबर क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते थे उस समय? इस समय हम लोग थापलो बोलते थे। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते थे थापलो। ये ध्यान रखना, थापलो क्षेत्र पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और थापलो मतलब तराई भाबर का क्षेत्र हुआ करता था, तराई भाबर का उत्तरी क्षेत्र हुआ करता था, जिसे हम थापलो बोलते थे। उस पे इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था, इसको आपको ध्यान। बाकी तो आपको सभी को पता है कि भारत में जो वन विभाग की स्थापना होती है 1968 में, हम लोग देखते हैं कि 1968 में होती है। और वन विभाग की स्थापना नहीं, बल्कि वनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था या फिर वन विभाग के अंतर्गत वनों को रखा गया था 1968 में रखा गया था। जबकि वन विभाग अगर हम लोग देखें कि भारत में जो है वन विभाग की स्थापना 1964 में होती है। ध्यान रखना, भारत में वन विभाग की स्थापना, अगर वन विभाग की स्थापना पूछे, विभाग की स्थापना 1964 में, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वन अधिनियम पूछे, जो एक्ट है वो 1965, ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में हमें देखने को मिलता है
कुमाऊं में अगर हम वन विभाग की स्थापना बात करें तो 1968 में, अगर गढ़वाल में अगर हम लोग वन विभाग की बात करें 1969 में, अगर हम टिहरी रियासत में, ध्यान रखना, अगर हम टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना करें तो 1985 में आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वनों को वन विभाग के अंतर्गत कब रखा गया तो 1968 है, जो मैं अभी तक कह रहा था वो आपको ध्यान रखना। 1968 में वनों को वन विभाग के अंतर्गत कब रखा गया था, 1968 में। लेकिन मेरे यहां पर यह बताने का प्रयास था कि जो सबसे पहले वन व्यवस्था जो ट्रेल ने जो प्रतिबंध लगाया था वो थापलों पर लगाया था, और थापलो ये किसे कहते थे, ये कहते थे भाबर क्षेत्र के जो तराई उत्तरी क्षेत्र थे उसको हम लोग कहते थे। बहरहाल अगर आप लोग एक बार फिर से इसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए, हमने इसके देखा था कि जैसे हमारे खोट गांव या खत्ता हम लोग किसे कहते थे, या फिर गुज्जर, यहाँ पर निवासियों के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रेमजे के तराई भाबर क्षेत्र को या फिर यहाँ की जो हमारे पास गांव थे उन गांवों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। रेमजे के द्वारा जो हल्द्वानी नगर वगैरह का निर्माण किया था इनके बारे में हम लोगों ने देखा। अंग्रेजी शासन के बारे में देखा कि अंग्रेजी ने क्या क्या काम किए हैं, और गोरखा शासन का यहाँ पर कोई बड़ा अस्तित्व नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे चंद वंश में रुद्रचंद के बाद लक्ष्मी चंद या फिर त्रिमल चंद बाज बहादुर का इतिहास हम लोगों ने देखा। आगे चलकर आइन अकबरी हम लोगों ने इसमें भी देखा था कि कौन कौन से महलों के बारे में जिक्र मिलता है। तराई बाबर के शासन में हम लोगों ने मुगलों का अस्तित्व देखा, मुगलों का क्या रहा, ऐतिहासिक बिंदुओं पर हम लोगों ने बात की थी। और साथ ही अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने देखा था तराई बाबर का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसकी प्रमुख बिंदुओं के बारे में जांच की थी। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके अच्छे से आप लोग नोट बना लीजिए। तराई बाबर से संबंधित अगर आपका प्रश्न बनता है तो शायद आपका यहां से प्रश्न हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरीके से बेहतर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।